आज हम एक ऐसे ग्रंथ और उसके रचयिता पर बात करने वाले हैं जिनके नाम पर शायद सबसे ज्यादा विवाद होता है। मैं बात कर रहा हूं मनु और उनकी मनुस्मृति की। एक तरफ लोग उसे जलाते हैं, सामाजिक भेदभाव की जड़ मानते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक महान सामाजिक व्यवस्था का आधार मानते हैं। तो आज हमारे हाथ लगी है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार की किताब मनु का विरोध क्यों, और हम इसी के कुछ हिस्सों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये किताब मनुस्मृति के पक्ष में क्या तर्क देती है। और हमारा मकसद जाहिर है इस किताब के नजरिए को बस सामने रखना है। बिल्कुल। और इस किताब का जो मुख्य तर्क है वो बहुत ही सीधा और मजबूत है। लेखक कहते हैं कि मनु का विरोध है वो असल में अज्ञानता पर और एक सोचे समझे प्रचार पर आधारित है। तो चलिए इस दावे की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले उस प्रतीक से शुरू करते हैं जो शायद विरोध का सबसे बड़ा चेहरा है, डॉक्टर अंबेडकर का मनुस्मृति को जलाना। ये एक ऐसी घटना है जिसने एक पूरी पीढ़ी की सोच को प्रभावित किया है। हाँ, और यहीं पर ये किताब अपना पहला, आप कह सकती हैं, चौंकाने वाला दावा करती है। लेखक का मानना है कि मनुस्मृति को जलाना एक असहिष्णु काम था और इसका असली मकसद हिंदू समाज में फूट डालना था। पर इससे भी आगे जाकर किताब एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरफ इशारा करती है। एक मिनट, विरोधाभास मतलब किस तरह का विरोधाभास? किताब का दावा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से ग्रंथ को जलाया, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। लेकिन जब वो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे तो उन्होंने जाने अनजाने में मनु के कई प्रशासनिक और कानूनी सिद्धांतों को संविधान में जगह दी। सच में? ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। स्रोत ये कह रहा है कि जिस प्रतीक ने मनुस्मृति के विरोध को इतनी हवा दी, उसी के पीछे इसके सिद्धांतों को अपनाने की एक छिपी हुई कहानी है। बिल्कुल, यही किताब का दावा यही है। कोई ठोस उदाहरण भी है? क्योंकि ये दावा तो पूरे नैरेटिव को ही पलट देता है। हाँ, किताब कुछ उदाहरण देती है, जैसे हमारे संविधान का अनुच्छेद 75(5). वो कहता है कि एक मंत्री को नियुक्ति के 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। जी। किताब का दावा है कि ये विचार मनुस्मृति के उस सिद्धांत से प्रेरित है जहां राजा को सलाह दी गई है कि मंत्री हमेशा योग्य और विशेषज्ञ होने चाहिए और उनकी योग्यता की परीक्षा भी होनी चाहिए। अच्छा। और कोई उदाहरण? हाँ, टैक्सेशन का कराधान का सिद्धांत। मनुस्मृति में एक श्लोक है कि राजा को प्रजा से टैक्स वैसे ही लेना चाहिए जैसे मधुमक्खी फूल से पराग लेती है, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए। हाँ, ये तो सुना है मैंने। तो लेखक का तर्क है कि यह सिद्धांत आज भी पब्लिक फाइनेंस का एक सुनहरा नियम है। तो ग्रंथ को प्रतीकात्मक रूप से जला दिया गया, लेकिन उसके जो व्यावहारिक सिद्धांत थे उनकी उपयोगिता को संविधान निर्माताओं ने भी पहचाना। वाह, ये तो सच में एक वैचारिक विडंबना है अगर किताब की बात माने तो। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद है, वर्ण व्यवस्था। आम धारणा तो यही है कि ये जन्म पर आधारित एक ऊंच नीच वाली एक कठोर व्यवस्था थी, और ये किताब इसी धारणा को पूरी तरह से गलत बताती है। लेखक जोर देकर कहते हैं कि मनु की जो मूल व्यवस्था थी वो बर्थ पर नहीं, वर्थ पर आधारित थी। वर्थ पर मतलब आपकी कीमत, आपकी काबिलियत पर। आपका जन्म कहाँ हुआ इससे आपका वर्ण तय नहीं होता था। आपके गुण, आपके काम और आपके स्वभाव से होता था। सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन सदियों से जो हम देखते आए हैं वो तो जन्म पर ही आधारित है। तो फिर सिद्धांत और असलियत में इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? किताब कहती है कि समय के साथ व्यवस्था का असली रूप बिगड़ गया। वो अपने तर्क को साबित करने के लिए कुछ बहुत दिलचस्प उदाहरण देते हैं, जैसे राजा विश्वामित्र। वो जन्म से क्षत्रिय थे ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन अपनी कठोर तपस्या और ज्ञान से वो ब्रह्मर्षि बन गए। उन्हें ब्राह्मण का दर्जा मिला। ये उदाहरण तो काफी प्रसिद्ध है। हाँ। और एक और उदाहरण है मातंग ऋषि का। वो शूद्र कुल में जन्मे थे, लेकिन अपने ज्ञान और तप के बल पर ब्राह्मण बन गए। किताब के अनुसार ये कोई अपवाद नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि व्यवस्था में गतिशीलता थी। कोई भी अपनी मेहनत से अपना वर्ण बदल सकता था। तो फिर इसका असली मकसद क्या था? अगर ऊंच नीच पैदा करना नहीं, तो फिर इसे बनाया ही क्यों गया? देखिए, किताब के मुताबिक इसका एकमात्र मकसद था समाज में काम का एक व्यवस्थित बंटवारा, जिसे हम आज डिवीजन ऑफ लेबर कह सकते हैं। जैसे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब जरूरी है। सही बात है। वैसे ही समाज को चलाने के लिए 4 वर्ण बनाए गए। ब्राह्मण ज्ञान के लिए, क्षत्रिय रक्षा के लिए, वैश्य व्यापार के लिए और शूद्र सेवा और कला के लिए।
कोई काम छोटा या बड़ा नहीं था। ठीक है, मान लिया कि व्यवस्था आदर्श थी, तो फिर शूद्रों के प्रति इतनी क्रूरता की बातें कहाँ से आईं? जैसे कानों में पिघला हुआ सीसा डालना या जीभ काट लेना। ये चीजें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? यहीं आकर तो सारा सिद्धांत गड़बड़ा जाता है। और यहीं पर ये किताब अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है। लेखक एक सिद्धांत पेश करते हैं जिसे वो प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप, जिसका सीधा मतलब है मिलावट। एक मिनट रुकते हैं। ये मिलावट का आइडिया बहुत जरूरी लग रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या ये कुछ वैसा है कि जैसे किसी मशहूर गाने के रीमिक्स में कोई गलत शब्द डाल दें और लोग सोचने लगें कि ओरिजिनल सिंगर नहीं ऐसा गाया था? आपने बिल्कुल सही समझा। यही लेखक का मुख्य तर्क है। उनका कहना है कि मनुस्मृति हजारों साल पुराना ग्रंथ है। ये सदियों तक पहले मौखिक परंपरा से, फिर हाथ से लिखी पांडुलिपियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा। और इस लंबी यात्रा में बहुत से स्वार्थी लोगों ने अपने फायदे के लिए इसमें बहुत से श्लोक अपनी तरफ से जोड़ दिए। अच्छा, क्या इस मिलावट का कोई अंदाजा है? मतलब कितनी मिलावट हुई होगी? हाँ, किताब कुछ आंकड़े देती है। विद्वानों का मानना है कि जो मूल मनुस्मृति थी उसमें करीब 2685 श्लोक थे। सिर्फ 2685? और आज? लेकिन आज जो संस्करण हमारे पास है उनमें 4000 से भी ज्यादा श्लोक मिलते हैं। अरे बाप रे, मतलब लगभग 1500 श्लोक? हाँ, लगभग 1300-1400 श्लोक बाद में जोड़े गए हैं। लेखक का दृढ़ विश्वास है कि शूद्रों और महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपमानजनक और क्रूर श्लोक हैं वे सब इसी मिलावट का हिस्सा है, मनु के मूल विचार नहीं है। लेकिन एक आलोचक ये कह सकता है कि ये तो बहुत सुविधाजनक तर्क हो गया। जो अच्छा लगे वो असली, जो बुरा लगे वो मिलावटी। लेखक इस आरोप का क्या जवाब देते हैं? पहला, वो कहते हैं कि जो श्लोक ग्रंथ की मूल भावना यानी कर्म आधारित व्यवस्था और आपसी सम्मान के खिलाफ जाते हैं वो मिलावटी है। दूसरा, वो मिलावटी माने जाने वाले श्लोकों के जवाब में मूल ग्रंथ से ऐसे श्लोक पेश करते हैं जो बिल्कुल उल्टी बात कहते हैं। जैसे एक श्लोक कहता है कि अगर कोई शूद्र नेक और सज्जन है तो उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। एक और श्लोक में कहा गया है कि शूद्र अपने अच्छे आचरण से समाज में उच्च स्थान पा सकते हैं। ये तो प्रचलित धारणा से बिल्कुल ही अलग है। और सुनिए, किताब में ये भी बताया गया है कि राज्याभिषेक जैसे सबसे पवित्र समारोहों में शूद्र मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती थी। उनकी भागीदारी के बिना समारोह अधूरा था। अच्छा। लेखक के अनुसार ये सारी बातें साबित करती हैं कि मूल मनुस्मृति शूद्र विरोधी थी ही नहीं। ये छवि बाद में मिलावटी श्लोकों के जरिए बनाई गई। ठीक है, तो किताब का तर्क है कि ग्रंथ को समय के साथ भ्रष्ट कर दिया गया है। चलिए, इसी तर्क को एक और बड़ी आलोचना पर लागू करते हैं। महिलाओं की स्थिति। मनु पर स्त्री विरोधी होने का भी बहुत बड़ा आरोप है। वो श्लोक न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति, यानी स्त्री स्वतंत्रता की योग्य नहीं है, इसका अक्सर हवाला दिया जाता है। और किताब इस आरोप को भी उसी प्रक्षेप या मिलावट के सिद्धांत से खारिज करती है। लेखक का कहना है कि ऐसे श्लोक भी मिलावटी हैं और उन्हें उनके संदर्भ से हटाकर पेश किया जाता है। इसके उलट वो उस प्रसिद्ध श्लोक का हवाला देते हैं जिसे मनुस्मृति का सार माना जा सकता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जिसका मतलब है जहां स्त्रियों का आदर सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। बिल्कुल। और आगे ये भी है कि यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्रा फलाह क्रियाः। मतलब जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां सारे काम, सारे यज्ञ सब बेकार हो जाते हैं। ठीक है, सम्मान तो एक भाव है, लेकिन क्या किताब में महिलाओं के असल अधिकारों की भी बात है? मतलब कानूनी या आर्थिक अधिकार? निश्चित रूप से। किताब के अनुसार मनुस्मृति में महिलाओं को कई ठोस अधिकार दिए गए थे। सबसे पहले उन्हें गृहदीप्त्यो कहा गया है, यानी घर की रोशनी। ये दिखाता है कि परिवार में उनका स्थान केंद्रीय था। फिर पुरुषों के लिए, चाहे वो पिता हो, भाई हो या पति, साफ निर्देश है कि वे स्त्रियों को हमेशा उपहार और आभूषण देकर खुश रखें। एक श्लोक तो यहाँ तक कहता है कि जिस परिवार में औरतें दुखी रहती हैं उस परिवार का नाश निश्चित है। ये तो काफी मजबूत बात है। संपत्ति के बारे में क्या?
यहाँ स्त्री धन का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह के समय या बाद में जो भी संपत्ति, गहने, पैसे, जमीन एक महिला को मिलती थी, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार होता था। वो उसकी निजी संपत्ति थी। बिल्कुल, उसे कोई छीन नहीं सकता था। इसके अलावा स्वयंवर के जरिए उन्हें अपना पति चुनने की आजादी थी और कुछ खास हालात में, जैसे पति के गायब हो जाने पर विधवा विवाह और नियोग की भी इजाजत थी। किताब तो ये भी दावा करती है कि उन्हें शिक्षा का भी पूरा अधिकार था। तो किताब के अनुसार अगर हम इन मिलावटी परतों को हटा दें तो हमें एक ऐसा ग्रंथ मिलता है जो सामाजिक व्यवस्था और महिलाओं के अधिकारों पर काफी प्रगतिशील है। ये तस्वीर आज की प्रचलित धारणा से एकदम अलग है। क्या इस नजरिए को कहीं और से कोई समर्थन मिलता है? हाँ, अपने तर्क को मजबूत करने के लिए लेखक कुछ पश्चिमी विचारकों का भी हवाला देते हैं और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग संस्कृति के लोगों ने इस ग्रंथ को समझा है। सबसे बड़ा उदाहरण जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे का है। नीत्शे का? जी, नीत्शे ने मनुस्मृति की बहुत तारीफ की। उन्होंने इसकी तुलना बाइबल से की और कहा कि मनुस्मृति बाइबल से कहीं बेहतर ग्रंथ है क्योंकि ये जीवन को हाँ कहना सिखाता है। लेकिन नीत्शे तो खुद एक बहुत विवादास्पद विचारक थे। क्या उनके समर्थन को एक निष्पक्ष सबूत माना जा सकता है? आप सही कह रहे हैं, और लेखक भी नीत्शे को अंतिम सबूत की तरह पेश नहीं करते। उनका मकसद बस ये दिखाना है कि मनुस्मृति को हमेशा नकारात्मक नजर से नहीं देखा गया। एक और उदाहरण एनी बेसेंट का है। उन्होंने भी मनु की सामाजिक व्यवस्था की सराहना की थी। तो लेखक इन उदाहरणों से ये दिखाना चाहते हैं कि इस ग्रंथ की महानता को विदेशों के विद्वानों ने भी पहचाना। उनके अनुसार ये विरोध तो बाद में कुछ खास स्वार्थों के चलते शुरू किया गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो इस किताब के अनुसार मनु कोई खलनायक नहीं थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक थे। और मनुस्मृति अपने असली रूप में एक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। और इसके खिलाफ जो भी बातें हैं वो सब एक मिलावटी और गलत समझे गए संस्करण पर आधारित हैं। बिल्कुल, किताब का यही निष्कर्ष है। लेकिन मानना चाहिए। हाँ, ये तो इसका केंद्रीय तर्क है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ते समय ये कैसे तय किया जाए कि उसका असली रूप क्या था और उसमें बाद में क्या जोड़ा गया? कौन से श्लोक असली हैं और कौन से मिलावटी? और सबसे बड़ी बात, ये तय करने का अधिकार और विशेषज्ञता किसके पास है? ये सवाल सिर्फ मनुस्मृति का नहीं है। ये इतिहास को समझने, प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या करने और अतीत से अपने रिश्ते को परिभाषित करने के हमारे पूरे तरीके पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है।